नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत की भूमि बुद्ध की धरती है, बुद्ध की भूमि है। इसीलिए जगह जगह यहाँ जब भी खनन होता है कहीं तो बुद्ध के स्तूप पाए जाते हैं, उनकी मूर्तियाँ पाई जाती है। ऐसे ही अभी एक खबर आई है ओडिशा से। ओडिशा में 1300 वर्ष पुराना जो है बुद्ध का स्तूप पाया गया है। तो यह जो मुद्दा अब आपका जुड़ जाता है, यह आपके कला और संस्कृति चैप्टर से जुड़ जाएगा, वो जो खंड है। इसीलिए आपके लिए यह मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। यूपीएससी का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो यूपीएससी ने एक ट्रेंड चेंज किया है पिछले कुछ वर्षों में। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल से और आर्ट एंड कल्चर से प्रश्नों की जो संख्या है अनुपात में वृद्धि आई है। इसीलिए आप अगर इन टॉपिक पर ध्यान देते हैं तो कम मेहनत करके आप अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है, और ये सूचना आपके लिए दरअसल एक खुशखबरी है, एक तोहफा है। होली के अवसर पर संस्कृति आईएएस ने 50% तक का छूट दिया है। किन किन कोर्सेज पे? तो लाइव कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो लेना चाहते हैं डीएलपी, इन सभी कोर्सेज पर 50% तक की भारी छूट दी गई है। और यह इसका समय सीमा क्या रखा गया, यानी कि 1 मार्च से 10 मार्च तक। तो इस बार का जो होली का गुलाल खेलना है उसमें इस छूट का फ़ायदा भी उठाना है आपको। तो इसके साथ ही आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए और हम बढ़ते हैं अपने नए स्लाइड की ओर। चर्चा करते हैं कि आज का यह टॉपिक क्या है और कैसे आपके यूपीएससी के लिए यह ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जैसा कि खबर में मैंने बताया कि ओडिशा में मिला 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप। तो इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट है, सबसे पहले आप उसे नोट कर लिया कीजिए क्योंकि यह ज़रूरी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसने खुदाई की है ओडिशा के जाजपुर जिले में। अब यहाँ समझ लीजिए, ओडिशा के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल है। ये जो पॉइंट हैं, कीवर्ड हैं, जो फैक्ट हैं, इनका विशेष ध्यान रखिए। चूंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट आप देखेंगे तो वहाँ इसी तरह के छोटे छोटे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे फैक्ट के रूप में। यहाँ पर ये खोंडालाइट खनन स्थल से 1300 वर्ष पुराना एक स्तूप मिला है, बौद्ध स्तूप मिला। आप देख रहे हैं जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो खनन कर रहे हैं, चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें अभी यह प्राप्त भी हुआ है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस स्तूप से, उसे हम जान लेते हैं। इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि ये ओडिशा के जाजपुर जिले से प्राप्त हुआ है। तो ओडिशा का जो जाजपुर जिला है वो यहाँ कहीं पड़ता है, ठीक है। इसी जगह से ये बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। यह जो स्तूप है इसे लगभग 4.5 मीटर लंबा है। प्रारंभिक आकलन जितना अभी इस पर रिसर्च किया गया है, इससे यह पता चलता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी का यह हो सकता है। यहाँ ध्यान रखना है, नए खोज किए गए स्तूप को संभवतः पहले के काल में खंडित कर दिया गया था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये श्योरिटी नहीं है लेकिन यह अनुमान है। यहाँ ध्यान रखना है इस फैक्ट को। यह ललितगिरी, देखिए यह जो ललितगिरी जो है, ललितगिरी के निकट पाया गया है यह बौद्ध स्तूप। तो ललितगिरी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो है कई प्रमुख बौद्ध परिसर हैं और यहाँ पर पहले से ही बड़ी संख्या में स्तूप और मठ मौजूद हैं। तो उसी के पास एक नया बौद्ध स्तूप मिला है, तो इसलिए ललितगिरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, यूपीएससी का नेचर ये होता है कि आप पढ़ के जाएंगे यह टॉपिक, बौद्ध स्तूप यहाँ पे ओडिशा में मिला है जगह पे। संभव है यूपीएससी इस चीज़ को स्टेटमेंट में ही डाल दे और नीचे फिर फैक्ट ललितपुर गिरी से पूछ ले। तो इसीलिए उसके इर्द गिर्द के जितने भी टॉपिक हैं, उससे जुड़े हुए जितनी बातें हैं, उन सबको पढ़ के जाइए ताकि कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश रह न जाए। अब खोंडालाइट स्तूप के बारे में समझ लेते हैं कि खोंडालाइट स्तूप है क्या। देखिए, खोंडालाइट एक पत्तेदार रूपांतरित चट्टान के समान यह स्तूप है। इसे वेजवारा गणेश और कैलाश गणेश भी कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी फैक्ट मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए आपको इन फैक्ट को काफ़ी ध्यान रखना होगा। इसका नाम ओडिशा और आंध्र प्रदेश की खोंड जनजाति के नाम पर रखा गया था। ये खोंड जनजाति जो है ये आदिवासी समुदाय है, ठीक है। यहाँ की आदिवासी समुदाय है, कहाँ की? तो ओडिशा की और आंध्र प्रदेश की। तो इन्हीं के नाम पे खोंड नाम है। देखिए, खोंड जनजाति, तो खोंड के नाम पे खोंडालाइट रखा गया। इस जगह का नाम भी और इस स्तूप का भी नाम रख दिया गया। तो ये जो फैक्ट है इसे आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं स्तूप क्या होता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है।
तो हम समझेंगे स्तूप क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, कला और संस्कृति के नज़रिए से, धार्मिक नज़रिए से सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, स्तूप निर्माण की प्रथा बुद्ध काल से पूर्व ही विद्यमान थी। ऐसा नहीं है कि स्तूप का निर्माण जो है बुद्ध काल में ही पाया गया, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध काल से पूर्व विद्यमान थी, यानी कि वैदिक काल में भी ऐसे प्रमाण मिले हैं कि स्तूप निर्माण वैदिक काल में हुआ करता था। हाँ, इतना जरूर सही है कि बुद्ध काल में आकर के स्तूप निर्माण की जो प्रक्रिया है यह काफ़ी पॉपुलर हो गया, काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्तूप बनाए जाने लगे। यदि आपको सम्राट अशोक को आप जानते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा है, तो उनके ही शासनकाल में, अकेले उनके शासनकाल में तकरीबन 84,000 स्तूप तक बनाए गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक तादाद में बौद्धों द्वारा स्तूप का निर्माण कराया गया था बुद्ध काल में। अब ये समझिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर या टीला होता है। स्तूप एक स्थापत्य संरचना है, यानी कि एक स्ट्रक्चर है जो बुद्ध, इस पॉइंट को सही से समझिए, या बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेष कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अस्थियां, दांत या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई वस्तु हो सकती है, इसको नीचे रख दिया जाता है, इसके ऊपर स्तूप का निर्माण किया जाता है। मान लीजिए ये जो पवित्र वस्तु है, इनकी अस्थियां हैं या इनकी शारीरिक अवशेष हैं, इसको नीचे रख के और यहाँ पर एक तरह समझिए कि ये स्तूप का निर्माण ऐसे किया जाएगा, अंडाकार का ये होता है, ठीक है, फिर ये लेयर बनता है। तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। अब जरा हम समझ लेते हैं स्तूप की संरचना के बारे में, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यदि इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो स्तूप की संरचना है। तो जो संरचना अभी मैं बताऊंगा कि कैसे संरचना किया गया है, उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, टर्मिनोलॉजी क्या है, उसे ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यह टर्मिनोलॉजी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो पहली चीज़ देख लीजिए, यह जो स्ट्रक्चर आप एक नज़र से पहले देख लीजिए, स्तूप है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये एक अंडाकार, अर्ध अंडाकार एक स्तूप आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से समझिए, एक अंड होता है इसमें जो अर्ध वृत्ताकार संरचना में पाया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसे ही कहा गया अंड, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, अर्धवृत्ताकार हो गया, यानी कि अगर हम सर्कल बनाते हैं तो वह इस तरह से बनता है, लेकिन इसमें पूरा सर्कल तो नहीं है ना, ये पूरा तो नहीं हो रहा है, तो यह अर्धवृत्ताकार है, यानी कि यहाँ से ये कट गया, यहाँ देखिए, यहाँ से यह कट गया ऐसे करके, ये एरिया पूरा आ गया, इसीलिए यह अर्धवृत्ताकार हो गया। इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो पवित्र सामग्री है, जैसा कि मैंने बताया, अवशेष वगैरह, वो इस जगह पर रखा जाता है और उसके ऊपर ये तैयार किया गया है। हर्मिका की बात करते हैं। देखिए, हर्मिका कहाँ है, ये जो अंड है उसके ऊपर एक है ये हर्मिका, इस एरिया को, और ये एक छज्जे जैसा बना होता है, ठीक है, इसको हर्मिका बोलते हैं। दूसरा क्या है, यत्री। देखिए, यत्री जो यहाँ होगा, ये हर्मिका से निकला हुआ एक है, ये इसको बोलते हैं मस्तूल। ये 3 छत्रियां यहाँ इस पर लगी होगी, यानी कि इसको ध्यान समझिए, इस फोटोग्राफ में थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यह जो हर्मिका है, और हर्मिका के साथ यहाँ इसके यहाँ एक मस्तूल लगा होगा, और इसके ऊपर यहाँ पे 3 छत्रियां लगी होगी। देखिए, ये छत्र है, ये 3 छत्रियां, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। उसके बाद प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप मंदिर जाते होंगे, तो मंदिर में आप देखते होंगे लोग जो पूजा करने के लिए, जो भगवान का मंदिर होता है उसके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक ना, प्रदक्षिणा करते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता दिया होता है। मठ में भी वैसा ही होता है। जैसे देखिए, यह जो है मेथी है और ये वेदिका है, तो मेथी और वेदिका के बीच में कुछ स्पेस दिया गया है। इसकी चौड़ाई कोई फिक्स नहीं होती है, यह स्पेस के आधार पर तय कर लिया जाता है आर्ट डिटेक्टर के द्वारा। जैसे कि ये आपको 10 फीट का भी हो सकता है, 15 फीट का भी हो सकता है, ठीक है, कोई फिक्स चौड़ाई इसकी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं इस रास्ते से चलते प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसे घूमते हैं इस पर, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। और इसे, इसकी धार्मिक वजह होती है, श्रद्धा होता है, इस पवित्र वस्तु के लिए विश्वास होता है, तो इसके चारों तरफ जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो यहाँ पर घुमा करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है वेदिका। वेदिका देखिए यहाँ पर है, यह जो स्ट्रक्चर पूरा आप देख रहे हैं, जालीनुमा स्ट्रक्चर, ये पूरा, इसको वेदिका बोलते हैं, ये वाला पे। वेदिका का अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो जैसे कि आपका घर है, तो घर का आपने एक बाउंड्री दिया है ना चारों तरफ,
तो वैसा ही ये वेदिका दे दिया गया है। इस मंदिर में एक बाउंड्री है, ऐसा समझिए बाहरी बाउंड्री। अब बाहर से कोई यहाँ से जाएगा तो सबसे पहले ये बाउंड्री उसे मिल जाएगी, ठीक है, जो बाहरी भूमि से उसे अलग करता है इस पूरे स्तूप को, तो वह वेदिका यहाँ पर हो जाएगा। और मेथी जो होता है यानी कि वेदिका और ये जो प्रदक्षिणा पथ होता है उसके साथ एक लगा हुआ एक बाउंड्री और होता है, उसको मेधी बोला करते हैं, ठीक है। आप देखिए तोरण द्वार, तोरण द्वार का मतलब हुआ प्रवेश द्वार। ये देखिए यह है तोरण द्वार यानी कि मेन गेट, आपके घर का मेन गेट होगा तो वैसा ही ये जो स्तूप है इसका जो मेन गेट होता है उसको बोलते हैं तोरण द्वार। यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, जाते हैं। यह 3-4 बना होता है, 4 भी होता है, संख्या ज़्यादा भी हो सकती है इस तोरण द्वार का। तो यह पूरा स्ट्रक्चर है और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब देखिए ये जो विभिन्न अंग हैं इसके स्तूप के, इसका महत्व क्या है इस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपने विभिन्न अंग देखा इसका, चाहे वो छत्र देखा, यत्र देखा, हम हर्मिका, अंड या तोरण द्वार, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, तो इसका महत्व क्या क्या है जरा इस पर हम बात करते हैं। देखिए तोरण द्वार जैसा कि मैंने गेट का बताया आपको कि मेन गेट है वेदिका के साथ लगा हुआ, उससे जो भी श्रद्धालु हैं वो अंदर जाएंगे। तो वह क्या है, बुद्ध के संदेशों को फैलने का प्रतीक है तोरण द्वार। ये देखिए यहाँ पर ये बुद्ध के संदेशों को फैलने का एक प्रतीक इसे मानते हैं बौद्ध धर्म के लोग। और वेदिका, वेदिका जो होता है यह पवित्र भूमि का प्रतीक है, इसे सामान्य दुनिया से अलग करती है। वेदिका के बारे में मैंने कहा था कि ये जो है बाउंड्री वाल है, यहाँ देखिए यह क्या है, वेदिका है, तो बाहरी दुनिया से इसे अलग कर रही है ना, यह वाला हिस्सा वेदिका है, ठीक है। तो यह पवित्र भूमि का प्रतीक हो जाएगा कि जहां से वेदिका की शुरुआत हो गई है, मान लीजिए कि वहां से पवित्र भूमि की शुरुआत हो गई है। अंड क्या होगा, शांति का प्रतीक माना जाएगा। यह जो है, यह देखिए अंड जो पूरा है इसे शांति का प्रतीक कहा जाता है। उसके बाद हर्मिका यानी कि इसके अंड के ऊपर जो लगा रहता है हर्मिका, वह देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और छत्र, हर्मिका के ऊपर जो लगा होता है, ये देखिए ये हर्मिका है, यत्री है और इसके ऊपर 3 जो छत्र लगे होते हैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये छत्र जो होगा बुद्ध के विचारों भिक्षाओं का प्रतीक माना जाता है। तो ये दोनों टॉपिक, एक तो हो गया स्तूप की संरचना, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है इसे समझ लीजिए, साथ ही इस स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट्स हैं इसके, चाहे छत्र हो गया, अंड हो गया, तोरण द्वार हो गया, वेदिका हो गया, इसका क्या महत्व है, इसका क्या काम है, इसको समझ लीजिए। और ये जो विभिन्न अंग हैं इसका धार्मिक आधार पर क्या महत्व बौद्ध धर्म में है इसे भी समझ लीजिए। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हम डिस्कशन किए हैं इस टॉपिक की, आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्दी हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।